जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 3 देखेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 के सारे सेट को करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही हमने करंट अफेयर के भी सीरीज को चलाया है दोस्तों, जिससे जनवरी 2025 से अभी तक यानी कि नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को भी अपलोड किया है। उससे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक अभिनेत्री थी कामिनी कौशल, यह अभिनय करती थी दोस्तों। इनका संबंध अभिनय से है ना। और हम लोग जानते हैं दोस्तों इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और 2025 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। यह अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत दोस्तों 1946 में करते हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर था अभिनय। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो उड़ीसा के दो सो तटों को दिया गया दोस्तों। इसमें से एक है सोनापुर बीच है और दूसरा है दोस्तों पुरी बीच को, जो कि 2025-26 के लिए फिर से इन्हें सो ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है पुनः एक बार और, है ना। तो हमारा उड़ीसा के दो तट हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर समरसिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है? तो वह मिशन है दोस्तों समुद्रयान मिशन, ऑप्शन नंबर बी। यह समुद्रयान मिशन को दोस्तों 2026 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी है ना। इस मिशन का नोडल मंत्रालय यदि हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है ना। तो एक्जियम 4 के बारे में देखते हैं कि इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, यह बात तो सत्य है। यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, यह भी बात सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्जियम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी थी, यह भी बात हमारा सत्य है। यानी कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है ना। और हमारे इसरो से गए हुए थे दोस्तों भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी इंडिविजुअली नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है उसमें 50 एकड़ क्षेत्र में एक विलेज बसाने का शुरुआत किया गया है, 50 एकड़ भूमि में, ठीक है। पहला कंप्यूटिंग गांव बसाने की तैयारी चल रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर था। अगला है कि अरलम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है चीन ने। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? तो वह देश है अपना देश भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 150वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ईआरएम से, है ना, बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा और मधुबनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों लाभान्वित हो रहा है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है दूसरे स्थान पर है ना। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज
कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है ना? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील में दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मिडनाइट, दोस्तों हमने करंट अफेयर के सीरीज में ऑपरेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक में ऐड है। तो आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक एक फोल्डर बना हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, जिसमें आप विजिट करके ये ऑपरेशन से भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं उससे आप देख सकते हैं। ऑपरेशन से प्रश्न रहता ही रहता है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। तो देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, है ना, किस देश ने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अनंत गोयनका हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क सिटी के जो है किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में दोस्तों, है ना। तो इसका सही उत्तर है एरिक एडम्स, नाम है उस मेयर का, एरिक एडम्स। अगला प्रश्न है कि कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? तो यह कुमुदनी लखिया जो है सो कथक नृत्य से संबंध था इनका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से मित्र विभूषण दोस्तों जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, और यह जो सम्मान है दोस्तों नेपाल का सम्मान नहीं है दोस्तों, यह सम्मान है श्रीलंका का, है ना। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था, सुमेलित नहीं है ना। अगला प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी बने हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 21 पे चलने का प्रयास करते हैं। तो 21 है कि कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों, इसे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपनाना होता है ना। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और किसानों को डर लगता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए। इस वजह से जो है सो कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, यानी कि उपयुक्त तो सभी कारण हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, अप्रत्यक्ष कर ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। तो उसके आवश्यक शर्तों में से एक है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिंडिकेटवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सिद्धांत में जो गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ डैश लिया जाता है, तो गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ लिया जाता है दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीकरण होता है ना, तभी लोहे में जाकर के जंग लगता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में क्या एक समानता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अवयवी श्वसन की उपस्थिति होती है दोनों में, माइक्रोप्लाज्मा में और मिथेनोजन बैक्टीरिया में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ती जो क्रिया का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भोजन को देखकर लार का स्रवन होना
प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जो कि प्रश्न संख्या हमारा है 29। ठीक है, तो 29 प्रश्न है कि जो अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा, पित्तल और एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है दोस्तों, इस वजह से उसे अधिक वरीयता दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो सही है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का जो है सो प्रसार सबसे क्या होता है, अधिक होता है। यही ऑप्शन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है कि किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं, जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है ना। अगला प्रश्न है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अल्फा कण का जो वेग होता है दोस्तों, यह सबसे कम होता है और सबसे अधिक वेग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो अल्फा कण से थोड़ा अधिक न्यूट्रॉन का वेग होता है, उससे अधिक प्रोटॉन का और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का, है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, यही हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों हम लोग मोटा मोटी यही समझ सकते हैं कि जैसे रासायनिक परिवर्तन में वैसा परिवर्तन जो कि पुनः अपनी वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाए, यानी कि जैसे पानी से बर्फ बनता है और बर्फ फिर पिघल करके पानी अपने वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, तो यह हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन वैसी परिवर्तन जिसमें से वस्तु, जैसे कागज जल गया तो फिर से उसको हम लोग कागज तो बना नहीं सकते हैं, तो उससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस तरह से आप अपने दिमाग में कट टू कट बात को फिट रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मानव की लार रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसीज को पृथक किया जाता है, तो उन्हें सामान्य लवण के घोल यानी कि रुधिर का जो है समपरासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है, तो आरबीसी का क्या होगा। तो आरबीसी का हम लोग दोस्तों देखेंगे कि आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो इसमें से सही उत्तर है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यह बात हमारा सही है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो वह है गोल्जी का को यातायात प्रबंधक कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जीन की अनुवांशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। तो यह कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है 19:81, ऑप्शन नंबर सी। नींबू में जो लिटिल लीफ नामक रोग होता है दोस्तों, वह किसकी कमी से होता है। तो वह तांबा की कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संघ पोरीफेरा के जो भी जंतु हैं वह खारे जल में पाए जाते हैं। मेढक, है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एम्फीबिया वर्ग के दोस्तों, है ना। हम लोग के एक सर भी बोला करते थे कि तुम लोग एम्फीबिया हो गए हो, कभी जल में तो कभी धरातल पर पाए जाते हो, यानी कि जो जीव कभी जल में पाया जाता है तो कभी धरातल पे पाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दोनों जगह पे रहने के लिए समर्थ होता है। तो वह जगत है हमारा एम्फीबिया वर्ग, उसमें से मेढक भी आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से
वृहद आकार के फल और तथा फूल का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है जिब्रेलिन्स से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह इसमें से देखते हैं कि जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो यह बात तो सही है। और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, यह भी बात हमारा सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है ग्लूकोज के निर्माण में। ठीक है, तो यह भी बात हमारा क्या है, सही है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सरल आकारी लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, क्या होती है दोस्तों? तो यह डीऑक्सी राइबोज होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 46 हमारा इस प्रकार से है कि महाजनपद कालीन जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें से देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि इसका सही उत्तर क्या है हम लोगों का। तो व्यापारियों को जो है सामान खरीदना और बेचने पर कर जो है सो देना पड़ता था, तो यह बात हमारा सही है। और व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, यह बात हमारा गलत है दोस्तों। और आखेटकों और संग्रहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, यह बात हमारा सही है। यह तो हमारा 1 और 3 हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, यह बात गलत है दोस्तों, है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसमें से इन्हें कनिष्ठ जो है विलियम जोन्स को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कनिष्ठ जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, ना कि भाषाविद के रूप में। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजाति सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विदत से, सभा से और समिति तीनों से किया गया था सहायता प्रदान। या तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बौद्ध विहार जो है नगरों से दूर बनाए गए थे, यह कथन हमारा असत्य है। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो इसका सही देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन को उल्गू खां के नाम से जाना जाता था, तो यह बात सत्य है। सजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं इन्होंने शुरू की थी, यह भी बात सत्य है। इन्होंने फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने, यह कथन भी सत्य है। अतः हमारा कोई भी ऑप्शन जो है सो उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन असत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खराज कहते थे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डलहौजी के समय में, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 54 पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 54 इस प्रकार से है
कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है दोस्तों। तो इसमें से सही क्रम हम लोग को बताना है। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया, फिर मैसूर ने, फिर पेशवा ने। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है ना। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सन्यासी विद्रोह जो कि बहुत ही पहले हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद पावना विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। वंदे मातरम भी हमारा आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, और आनंद मठ उपन्यास में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र है दोस्तों। अगला है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान यानी कि मैजिक लैंटर्न लेक्चर तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीति चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉर्ज अरुंडेल को, ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था। तो वह थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वह है दोस्तों धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 266। और भारत में जेबी विट्टो का पहला जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किया किस अनुसूची में है ना। किस होना चाहिए दोस्तों, इस वजह से मिस्टेक हो रहा था, किस अनुसूची में है। तो हम लोग इसका सही उत्तर है दोस्तों कि तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति भवन का जो मुख्य वास्तुकार कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 65 पे चलना होगा हम लोग को। तो प्रश्न संख्या 65 इस प्रकार से है कि ये अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है दोस्तों, है ना। और उसके बाद अपना बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र में, और फिर से बिहार दे दिया गया है। इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, और फिर पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम इसमें से सबसे कम बिहार में है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम कौन सा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम कौन सा है। तो अर्जेंटीना, है ना, भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर ब्राज़ील। यानी कि अर्जेंटीना भारत से भी छोटा है, उसके बाद भारत बड़ा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सही जो है सो आरोही क्रम था। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। नीचे जो है सो खनन क्षेत्र दिया गया है और खनिज दिया गया है ना। तो इसमें से हम लोग सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से खैत्री जो कि हमारा तांबा के लिए जो है सो खेतड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। जादूगोड़ा जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और जो तलचर है हमारा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। और जो कद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, यह हमारा लॉयस के लिए फेमस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर है लेह में। अगला प्रश्न है कि अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है।
तो इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है अराल सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है बोल्विया से होकर के नहीं गुजरता है डोल्ड्रम, है ना। डोल्ड्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गिरनार पहाड़ी, है ना, जो कि पूर्वी भारत में है। यह ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, गिरनार पहाड़ी, गिर तो हम लोगों का कहाँ है? गिर तो हम लोगों का गुजरात में है दोस्तों, और गिरनार पहाड़ी हम लोगों का, यह हमारा गुजरात में अवस्थित है दोस्तों। गिरनार पहाड़ी हम लोग कार्डमम पहाड़ी देखेंगे दोस्तों, तो यह दक्षिण भारत में अवस्थित है। दक्षिण भारत में से कहाँ? केरल और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है कार्डमम पहाड़ी। महादेव पहाड़ी देखा जाए दोस्तों तो मध्य भारत में, यह एमपी में अवस्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और मिकिर पहाड़ी जो कि पूर्वोत्तर भारत के असम में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे? तो असम में, है ना। अतः हम लोग सभी फैक्ट को, एक फैक्ट के साथ कई एक फैक्ट को हम लोग कलेक्ट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि हमारा एक के साथ कई एक प्रश्न कवर होता चले, है ना। अतः हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 73 हमारा इस प्रकार से है कि सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग देखते हैं, हमारा एक अपना फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको हमने अपना याद करने का एक ट्रिक बनाया था, सिज चेरास, है ना, है ना। चिरास कोई वस्तु है, एक तरह से मैंने एक ट्रिक बैठाया था कि सिज चेरास, यानी कि सीजना, यानी कि बॉयल होना दोस्तों, है ना। सी से हमारा आता है सिंधु, जो कि उत्तर से दक्षिण का क्रम है ना। और झ से आता है दोस्तों झेलम, 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 है ना। और चे से आता है दोस्तों चिनाब, ठीक है, चेनाब लिखाया जाता है ऐसे दोस्तों, ठीक है। और रा से आता है दोस्तों रावी, और सौ से आता है सतलज। ठीक है, यह तो हमारा यही ट्रिक था दोस्तों। अब हम लोग देखने का इसमें से प्रयास करते हैं। तो सिंधु तो नहीं दिया हुआ इसमें, तो झेलम हमारा यानी कि पहला ऑप्शन जो है तो आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? तो चेनाब यानी कि चौथा ऑप्शन आता है। ठीक है, और उसके बाद रावी, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन आता है। उसके बाद हमारा क्या है? सतलज, यानी कि 2, यानी कि 1 4 3 2, जिस भी ऑप्शन में होगा वह हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो है सो निम्न गलत का चयन करना है। तो इसमें से देखते हैं, तो पहला है कि विद्युत प्रतिरोध का नियम कूलाम ने दिया था। यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, है ना। कूलाम ने नहीं दोस्तों, इसे ओम ने दिया था विद्युत प्रतिरोध का नियम। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है सो आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 जून। अगला प्रश्न है कि प्रमुख नहरें एवं उनकी स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो सत्य नहीं है, तो उसको देखते हैं कि पनामा नहर जो है मिशिगन और प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों, है ना। हम लोग जानते हैं कि पनामा नहर जो है दोस्तों कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। किसके बीच? तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर तो गुफा मंदिर है ही नहीं दोस्तों, इस कारण यह कथन हमारा क्या है?
असत्य है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर को देखा जाए तो एलोरा में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर, वही हमारा जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, वही हमारा क्या है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगठन और मुख्यालय से संबंधित युग्मों को जो है सो इसमें से सुमेलित करना है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय काठमांडू में है दोस्तों, यह ऑप्शन हमारा गलत है। काठमांडू में हमारा सार्क का मुख्यालय है दोस्तों। किसका, तो सार्क का। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1985 में। और हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय यदि देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। और जकार्ता, सॉरी दोस्तों, जकार्ता, तो जकार्ता हमारा किसका राजधानी है, तो इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो इसको भी हम लोग साथ साथ में याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक एवं लेखक से संबंधित कौन सा युग्म गलत है। ठीक है। तो मदर इंडिया जो कि मैक्सिम गोर्की ने लिखा, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। इसे कैथरीन मयो ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकी लेखिका हैं, और इसमें भारत के प्रति बहुत सारा कटाक्ष लिखा गया है। कैथरीन मेयो ने इसे लिखा है, मदर इंडिया को। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कुमारी बछेंद्री पाल, यह तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी दोस्तों। यह तो हमारा यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत सुमेलित है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला देखा जाए दोस्तों तो वह थी प्रीति सेन गुप्ता। ठीक है, प्रीति सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ है, तो यह है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 82 पे चलेंगे दोस्तों। तो 82 इस प्रकार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और 24 अक्टूबर को ही हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निपख संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखते हैं कि उमेद भवन जो है दोस्तों बूंदी में है, ये अवस्थित है, जो कि कर्नाटक में है। यह ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। ये हमारा उमेद भवन जो है दोस्तों जोधपुर में अवस्थित है, जोधपुर में अवस्थित है। और जोधपुर हमारा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं था। बाकी गोलकुंडा का किला हमारा हैदराबाद में है। निशांत बाग हमारा कहाँ है, निशांत बाग, शालीमार बाग हम लोग पढ़े भी हैं, कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। शीश महल हमारा आगरा में है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दांडी, है ना। विशाखा दत्त के लेखक कौन है, तो वान भट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 92 पर, और इधर लगता है कि सारा ही दोस्तों गणित का प्रश्न है ना। लास्ट में एक लग रहा है कि व्याकरण का प्रश्न है। तो अगला है कि समुज्ज्वल शब्द में उपसर्ग जो पहले आकर के लगता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जो बाद में आकर के लगता है उसे क्या कहते हैं, शब्द के अंत में आकर के लगता है उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सम जो है सो उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 97, है ना। तो इसमें से दिया हुआ है कि यतिव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यतिव का संधि विच्छेद होगा यति जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैं जो है सो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ये एन एंड दे। आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस, है ना। तो वेरी बिग हाउस, तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा ये वेरी बिग हाउस, है ना। इसमें से यदि हम लोग जैसे वॉवेल आता है दोस्तों, जैसे एलिफेंट है दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ये एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे उसके उच्चारण में हम लोग का एलिफेंट आता है ना। तो ये हमारा वॉवेल का साउंड करता है, इस वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन इसमें से क्या लगेगा, ये लगेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। तो इसका सही उत्तर है वार्डरोब, यानी कि अलमीरा जो है गार्डन का पार्ट नहीं है। बाकी हमारा ग्रास पार्ट है गार्डन का, फ्लावर पार्ट है। वार्डरोब जो कि अलमीरा पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।